हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सभी का स्वागत करता हूं ई अकेडमी 123 पर। आज हम समझेंगे इस सिमेट्री के बारे में कि इस टाइप का अगर हर एजेस पर अगर हम कैपेसिटर लगा देते हैं और ईच की कैपेसिटी जो आपके पास सी है, सभी की सी बांध देते हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द बॉडी डायगोनल, जिसको आप बोल सकते हो बॉडी अक्रॉस द फेस डायगोनल और अक्रॉस द एज यानी बी और सी के बीच में भी ये निकाला जा सकता है। बी और सी के बीच में कितना, फेस बी और डी के बीच में कितना होना चाहिए, और बॉडी यानी ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए। ये सारा आज के इस वीडियो का हमारा एजेंडा है पूरा, बिल्कुल। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी जाकर आप अपने जो सारगर्भित कंसेप्ट है उसको आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं बात को। तो ये सिमेट्री क्या होती है, पहले वो मैं समझा देता हूँ। एक दूसरे पर ओवरलैप करने पर उसकी वही पोजीशन है, यानी एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज हो, यानी एक साइड से हम देखते हो और दूसरे साइड से हम देखें तो वैसा ही दिखे, दोनों साइड से देखने पर सेम दिखे, ये भी सिमेट्री को समझा जा सकता है। यानी ओवरलैपिंग पॉसिबल, अध्यारोपित, हिंदी में एक शब्द है अध्यारोपित हो सके। तो ये एक सिमेट्री का कंसेप्ट होता है कि यहाँ से अगर ए से देखने पर जो आपको विजुअलाइजेशन हो रहा है वही डी पर देखने पर हो, यानी ये उसका एक मिरर हाफ कह सकते हो या मिरर इमेज कह सकते हो, अलग अलग प्रकार की। यानी सिमेट्री मतलब एक जैसा मतलब समानता, यूं कह सकते हो। तो यहाँ से देखो, तो पहला मैं आपके सामने बॉडी डायगोनल वाला कंसेप्ट है उसको मैं लेने जा रहा हूँ, और ये मैं समझूंगा। इसके निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक जो इजीएस्ट तरीका होता है जो यहाँ पर काम कर रहा है वो, तो देखो यहाँ से आई करंट इंटर करी होगी। आई का मतलब क्या हो रहा है, क्यू बाई टी इंटर करा होगा। क्यू बाई टी का मतलब क्या कि यहाँ से चार्ज क्यू इंटर करा, ठीक है। अब चार्ज क्यू इंटर करा तो यहाँ पर 3 जंक्शन मिल रहे हैं, तो यहाँ पर इक्वली डिवाइड हुआ होगा क्यू बाई थ्री एंड क्यू बाई थ्री। ये सर समझ में आ जानी चाहिए। यानी यहाँ पर सिमेट्री की वजह से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको इक्वली इम्पीडेंस रिएक्टेंस वगैरह सा आपने देखा होगा कि इसका रेजिस्टेंस नहीं होता, इम्पीडेंस रिएक्टेंस इंडक्टर के लिए, कैपेसिटेंस के लिए, वो बात की बात। लेकिन कहने का अर्थ है कि यहाँ पर 3 पाथ मिल रहे हैं और तीनों पाथ इक्वल है, तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज आने के बाद देखो, यहाँ पर आ गए। अब ये जो आया ये क्यू बाई 3 आया। अब यहाँ पर आने के बाद इसको अगेन 2 पाथ मिल रहे हैं सेम वाले, तो क्यू बाई 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी इक्वल टू कितना होगा, क्यू बाई 6 होगा। तो यहाँ पर कितना चार्ज जाएगा, क्यू बाई 6 जाएगा। इधर कितना जाएगा, क्यू बाई 6 जाएगा इसका हाफ। अब यहाँ पर क्यू बाई 3 आया, सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो कि ये भी क्यू बाई 6, ये भी क्यू बाई 6। अब इधर से क्यू बाई 6 आया और इधर से भी क्यू बाई 6 आया, तो यहाँ पर कितना हो गया, क्यू बाई 6 प्लस क्यू बाई 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई इंटू 6, तो 2 या 6 यानी क्यू बाई 3। यहाँ पर अगेन जो आ रहा है वो कितना जा रहा है, क्यू बाई 3 जा रहा है इसके अंदर। तो मैं इसको हटा देता हूँ और जो फाइनली जो लिखना चाहिए मुझे वो, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्यू बाई 6 तो ये क्यू बाई 3 हो गया इधर। तो यहाँ पर क्यू बाई 3 आया और इधर से कितना आ रहा था, इधर से क्यू बाई 6 आ रहा था, और यहाँ पर आने के बाद ये क्यू बाई 3 जो मेरा था, क्यू बाई 3 मेरा जो था, यहाँ से जो आने के बाद अब ये चीज़ यहाँ पर डिवाइड होगी, और यहाँ पर डिवाइड होने के बाद ये भी क्यू बाई 6 इधर से जा रहा है, ये इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये जा रहा है क्यू बाई 6, तो ये भी कितना हो गया, क्यू बाई 3 हो गया। और यहाँ से जाएगा तो आपके पास ये भी कितना हो जाएगा, क्यू बाई 3 हो जाएगा। और ये क्यू बाई 3 आया ही है, तो तीनों आए तो कितने हो गए, ये अगेन यहाँ से क्यू आउट हो गया। बस समझ में आई बात। यहाँ पर क्यू बाई 6 था और इधर से भी क्यू बाई 3 उधर गया, क्योंकि क्यू बाई 3 उधर जा रहा था, तो एक क्यू बाई 6 इधर गया और एक क्यू बाई 6 इधर आया, तो दोनों क्यू बाई 6, ये क्यू बाई 6 प्लस क्यू बाई 6, तो ये कितना हो गया, क्यू बाई 3, ये हो गया, इधर बन गया। तो ये क्यू बाई 6 और ये भी क्यू बाई 6 तो आया, और यहाँ क्यू बाई 3 आया था, तो ये क्यू बाई 3/2 यानी क्यू बाई 6 इधर चला गया, एक क्यू बाई 6 इधर चला गया। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। किसका कर लिया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हमारे पास सारी कंडीशन से बच जाती है, सारी कंडीशन, और सारे क्वेश्चंस आपके तीनों के लिए निकल जाएंगे, आपके बॉडी के, फेस के और एज के। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर चाहो तो लगभग 3 या 4 मेथड से मैं इसको अलग से समझा सकता हूँ, लेकिन सिंपलेस्ट जो है वो आपको समझाना जा रहा हूँ, ठीक है। तो
अल्टीमेटली होता क्या चीज़, इसमें आप लगा दीजिए, क्या लगाओगे इसमें आप लगा दीजिए Q। तो यहाँ पर अगर V वोल्ट की बैटरी लगा दूँ मैं इसको V वोल्ट की बैटरी लगा दूँ इसके अक्रॉस, ये वाला जो एक अक्रॉस है, यहाँ से मान लो कि V वोल्ट की बैटरी लग गई इसमें, तो ये इसके क्रॉस आ जाएगा। तो ये मेरे पास मान लो कि V वोल्ट की बैटरी लग गई। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर KCL KVL याद आया हो कभी, कुछ थोड़ा धुंधला है ना, जो कि वोल्टेज के साथ डील करता है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ वगैरह वगैरह। तो यहाँ से आप आएंगे तो वोल्टेज Q क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। मुझे तो V के साथ डील करना, तो ये कितना हो जाएगा, Q बाय C हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले लूप में यहाँ से चले तो ये वाला एक लूप बन गया आपके पास, हाँ बन गया, दैट्स ऑल। ये वाला लूप आप अंदर का लूप भी ले सकते हो, तब भी आंसर यही आना है। आप बाहर का कोई लूप भी ले सकते हो, लेकिन लूप क्लोज होना चाहिए, है ना, ओपन लूप नहीं होना चाहिए। या इसमें भी आप ले सकते हो, कोई सा ले सकते हो, मैंने सिंपलेस्ट लिया आपके साथ, है ना। तो Q इक्वल टू E और E जो V होता है dV बाई dx याद है सभी को, और ये कितने होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इसको मैं V को क्या लिख सकता हूँ, E डॉट x लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो, V को मैं E डॉट x लिख सकता हूँ, और V डॉट E को तो मैं वोल्टेज, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाता हूँ। यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैंने KVL लगा दिया, और बहुत ईजी। तो यहाँ से चलता हूँ मैं, तो टोटल V जो अपने पास होगा वो कितना होने वाला है, दैट थिंग आई विल कैलकुलेट। तो वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर आइएगा, और यहाँ पर जो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है, जो इसकी कैपेसिटी से, तो यहाँ पर मैं ये चार्जेस Q/3, और अपान में कहाँ पर आ रहा है, ये इस इक्वेशन को देखो, इसी का मैं ये लिख रहा हूँ। वोल्टेज लिखना है तो Q, तो अब यहाँ पे कितना Q/3 है, अपान में कितना है C लगा दिया, प्लस कितना यहाँ पर आया, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आया, Q/6 आया, ये लगा दिया। अपान में इसकी कैपेसिटी कितनी है, C है, प्लस में यहाँ पाऊंगा तो यहाँ कितना है, यहाँ पर भी आ रहा है Q/3 आ रहा है, तो यहाँ पर भी मैंने लगा दिया Q/3, अपान में कितना है 6। अब ये आने के बाद ये जो V है दैट इज अगेन वोल्टेज, तो यही मेरे पास क्या हो जाएगा, V वोल्ट जो टोटल चल रहा है मेरे पास, V वोल्ट जो टोटल चल रहा है, दैट विल कॉल द वोल्टेज। और यही वोल्टेज जो मैंने V से डिनोट किया है, इसी को आप 1 वोल्टेज 2 वोल्टेज 4 वोल्टेज कुछ भी कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं, जो भी बैटरी लगी होगी, और इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, इसे बैलेंस कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया मेरे पास, E डॉट एक्स हो गया, हाँ ये तो हो गया E डॉट एक्स। अब E डॉट एक्स आपके पास आ गया है, इतना कि इसके अंदर कोई इशू है नहीं है। सबसे पहले तो इसको आप रीराइट कीजिए, तो जगह कहाँ है, यहाँ जगह, तो यहीं रीराइट कर लेते, थोड़ा सा आगे करके, यहीं से मैं इसको आपको यहाँ से रीराइट करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, Q/3C प्लस Q बाय कहाँ गया 6C, और प्लस ये कितना आ जाएगा Q/3C इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है EX, दैट इज तो B एक वोल्टेज है, एक वोल्टेज की स्टोरी है जिसको हम बोल रहे हैं। चलो, तो यहाँ तक आने के बाद ये वोल्टेज है, और यह वोल्टेज कैसे लिखा जाएगा, V कैसे लिखा जाएगा, इनिशियल चार्ज कितना एंटर किया था, यहाँ पर Q एंटर किया था, ठीक है, Q एंटर किया था, और वोल्टेज कितना लगा रखा था, V लगा रखा। तो हम क्या करेंगे, इसी को लिख देंगे Q टोटल जो होता है, और C Q बाय क्या है C, तो C इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये C इक्विवेलेंट निकल रहा है। ओके, यस और नो, ये सिचुएशन समझ में आई कि नहीं आई आपके पास। अगर ये जो कंडीशंस आपको समझ में अगर आती है, यू कैन राइट। अब यहां से आप चलो, तो यहाँ पर अब आपके पास जो वोल्टेज आया है, ये वोल्टेज क्या है, ये वही वोल्टेज है जो अप्लाइड वोल्टेज है, और अप्लाइड वोल्टेज कितना चार्ज सप्लाई कर रहा है, Q चार्ज सप्लाई कर रहा है। तो दैट विल राइट हियर Q सप्लाइड चार्ज, और जो इसकी टोटल की इक्विवेलेंट Q/C, क्योंकि हम जानते हैं कि वोल्टेज इक्वल टू Q/C होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब आप इसको जोड़ लीजिएगा, अब आप इसको एडिट, तो ये कितना हो जाएगा, जब ऐसी सिचुएशन आए तब आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत आए, तो उसके डिनोमिनेटर को सेम बना लीजिए, ताकि आपको ये कितना हो जाएगा, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, और यहाँ तो 6 है इसे, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, सबसे ये होगा सेम। तो टोटल में लिखना चाहूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 6C हो गया अपान में, और ऊपर कितना होगा 2Q प्लस Q प्लस 2Q, तो टोटल कितना आ गया, 2 2 4 5,
तो यानी 5q/6c इज इक्वल टू q अपॉन c इक्विवेलेंट। ये आने के बाद थोड़ी सी जगह मैं साफ करता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ आ जाइएगा, इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, दैट विल राइट हियर कितना आया 5q by you can write here 6c is equal to you can write q upon c equivalent। तो you can cut out this q से q, तो c equivalent आपके पास जो आएगा वो आएगा कितना 6c/5। यस, ये हर बार अपन प्रूफ नहीं करेंगे, c की वैल्यू अगर सेम दे रखी हो तो इसको हम इस थॉट को मेमोरी को याद रख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि पिथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, तो उसको वहां पर प्रूफ करते हैं क्या कि a² + b² = c², उसको डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में यूज करते हैं ना। तो ऐसे ही कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के अंदर अपना रिजल्ट बना लीजिए, अपना फार्मूला बना लीजिए। ये c इक्विवेलेंट जो बॉडी के अक्रॉस होगा वो 6c/5 होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का या इसको कॉपी कर लो। ओके, इतना होने के बाद अपन चलते हैं कि ये आपके पास ये आया है आपका बॉडी के अक्रॉस। तो बॉडी के अक्रॉस अगर आया तो मैं पहले इसको हटा देता हूं ताकि बहुत ज्यादा घोष हो गया है तो थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी अपने कंसेप्ट में। तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही सही, कोई दिक्कत नहीं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास। तो यहाँ पर जो आ रहा था व्हाटएवर, अब ये जो भी था अब ये सी इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस आया था, ये बॉडी के अक्रॉस आया था, ए और बी के बीच में। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 6c/5 लिख सकते हो, 6c/5 लिख सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं मोटे तौर पर इसको करूँ कि बॉडी फेस, और या इसको ऐसे भी लिख सकते हो याद रखने के लिए अच्छा हो, ई फेसबुक क्या हो सकता है, ये ई फेसबुक हो सकता है। ई क्या होगा, ई फेसबुक, EF कर सकते हो। तो जो बॉडी के अक्रॉस मेरा कितना आया है 6c/5 आया है, 6c/5 आया। तो ये रिजल्ट डायरेक्टली अपन क्या करते हैं याद करके रखते हैं, क्योंकि वहां पर प्रूफ करने नहीं बैठे, और वहां पर अगर प्रूफ करने लगे तो फिर वो हमारी स्मार्ट अप्रोच नहीं कहलाएगी, वो स्मार्ट स्टडी नहीं कहलाएगी। फिर क्या का मतलब क्या, अगर एग्जाम में ये चीज निकालने बैठे तो फिर क्या, इसके रिजल्ट्स को डायरेक्टली याद रखिए आप। क्यों याद रखिए, अब आप बोलोगे ये तो रट्टा मारने वाली बात नहीं, रट्टा मारने वाली बात ये नहीं है। ये अल्टीमेटली आपको, क्योंकि कुछ एनालिसिस करने के लिए, कुछ अप्रोच को लगाने के लिए पहले कुछ फैक्ट होने चाहिए ना, तो ये फैक्ट के फॉर्म में याद रखो। क्योंकि आपका जो स्तर है, जो लेवल है बाकी के स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली अलग है, तो आपका फैक्ट का इन्फॉर्मेशन का थोड़ा सा दायरा ज़्यादा होना चाहिए। तो यही चीज़ें, और इसी प्रकार से अब मैं सारा प्रूफ नहीं करूँगा, बाकी दो आपको वो प्रूफ करने हैं, नीचे कमेंट करना है कि आपको कैसे किया। तो अगर मान लो कि ये जो चीज़ आई, अब अपन करेंगे फेस के अक्रॉस, तो इसको हटा दीजिएगा, और तो यहाँ से आप इसको हटा देते हैं। और अब जो हम निकालेंगे वो क्या निकालना है, अब आपको यहाँ से ये मान लो कि ए हो गया, या व्हाटएवर, ये तो ए था ही सही नहीं, ये बी हो गया, और इस एज के अक्रॉस यानी फेस के अक्रॉस ये अक्रॉस हो गया, चाहे ये ए और डी के अक्रॉस हो गया, कोई सभी का रिजल्ट सेम ही आना है। इसके अक्रॉस सिंपल आप इसका निकाल सकते हो, किसका निकाल सकते हो, बी और डी का निकाल सकते हो। तो जो सी इक्विवेलेंट बी और डी के सेंस में आएगा तो वो कितना आएगा, फिर आप क्या निकाल सकते हो, सिर्फ इसके बी और सी के बीच में निकाल सकते हो। तो ये बी और सी के बीच में भी निकालना आपको आ जाएगा। और सेम रूल लगाना है, सेम चार्ज का डिवीजन लगाना है, सेम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, एंड देन यू विल फाइंड इट। तो ये कुछ फैक्ट है जो इससे रिलेटेड मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये जो चीज़ आ रही है आपकी, ये आपको ध्यान रखना। तो फेस के अक्रॉस अगर बात की जाए, डायरेक्टली ही इस फैक्टर को आपको याद रखना है, दैट इज नथिंग बट 4c/3। ये 4c/3 होता है। सिमिलरली अगर एज के अक्रॉस की बात की जाए, एज कौन सा वाला है, ये वाला सिंपल एज के, यहाँ से अगर ये मैंने करा और ये यहाँ पे आपको पास ड्रॉ कर ही रखा है, तो इसके अक्रॉस अगर बात की जाए, किसी भी एक एज के अक्रॉस, ये हो गया और ये हो गया, तो इसके अक्रॉस अगर निकाला जाए तो कितना होगा। तो ऐसे जितने भी रिजल्ट होते हैं वो अगर अपन बात करें, एज कोई भी एक साइड हो सकती है, और इसका जो रिजल्ट होता है वो 12c/5 होता है। तीनों रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं, जो मैंने यहाँ पर समझा रखे आपको कि 6c/5 किसके अक्रॉस है, बॉडी के अक्रॉस यानी डायगोनल के अक्रॉस। ई फेसबुक याद रखिए, और फेस के अक्रॉस कितना होगा 4c/3 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जो एज के अक्रॉस होगा यानी किसी भी साइड के अक्रॉस होगा 12c/5। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है नीट के अंदर
पिछले सालों में, तो आपको और जेई मेंस के अंदर भी आपको वहाँ डिराइव नहीं करना है, जस्ट आपको निकालना है सिंपल। और जेई एडवांस के अंदर आएगा तो फिर किसी इसका एनालिसिस पूछेगा, वो यहाँ पर कुछ वैल्यूज देगा, कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट करेगा, और इस पर थोड़ी सी अलग प्रॉब्लम बनती है, वो किसी अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी अपन बात कर रहे हैं नीट और जेई मेंस के एस्पेक्टों को लेकर, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो आप तीनों चीज आपको ध्यान में हो जाएगी, बॉडी के अक्रॉस कितना होता है, फेस के अक्रॉस कितना होता है, फेस के अक्रॉस कितना होता है, और एज को हम क्या बोलते हैं, साइड भी बोलते हैं, साइड के अक्रॉस कितना होता है, वो भी अपन को तीनों चीज आ गई। तो आप इसको ऐसे इजीली याद रख सकते हो। कैसे इजीली याद रख सकते हो कि फेसबुक या व्हाटएवर कुछ भी कह के आप याद रख सकते हो कि बॉडी के अक्रॉस। तो ये है, इन फैक्टों को आप हमेशा मेमोराइज कर लीजिएगा ताकि आपको आगे समझ में आए। तो ये अपन ने आज इस क्वेश्चन को समझा है ना, इसका एनालिसिस को समझा, और इसके तीनों केसेस को, क्योंकि वहाँ जाकर आपको मास्टरी प्रूफ नहीं करनी, दैट्स ऑल, इतना याद रखना है। तो ये हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर इसको बिल्कुल करना है, लाइक भी करना है, और जुड़े रहिए हमसे, आगे मिलते रहते हैं।